नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और अभी मैं लोकसभा सासाराम के भावी प्रत्याशी कहिए या भावी सांसद कहिए, मैं उनके साथ बैठा हूं और उनसे अनसुनी कहानियों के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेंगे। अनसुनी कहानी ये रहेगा कि किस तरीके से भाजपा ने आपको टिकट दिया और भाजपा के सिंबल पर आप जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा जो सासाराम क्षेत्र है, ये क्षेत्र अभी भी अगर गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो कहीं ना कहीं बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उनकी लड़की मीरा कुमारी, मुनीलाल राम और छेदी पासवान, और उसके बाद कोई नया चेहरा आया है तो शिवेश राम जी। हमारे साथ अभी जो शख्स बैठे हैं उनका नाम शिवेश राम जी है और भाजपा के सिंबल पर ये चुनाव लड़ना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हम उन कहानियों के बारे में जानना चाहेंगे जो अभी अनसुनी है, आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो पहला ये कि आपके पिताजी मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद भाजपा ने आपको टिकट दिया और भाजपा को जीत दिलाना आपका दायित्व भी बनता है। ये बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपके क्षेत्र में आ रहा है, लोकसभा सासाराम में क्या आ रहा है? जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूं और लगातार मैं 96-97 से जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जो दायित्व था, प्रदेश स्तर का हो या जिले स्तर का, मैं उसमें काम करते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैं प्रदेश का पदाधिकारी बना। फिर पार्टी ने मुझे विश्वास में लाया और मुझे फिर पार्टी ने जो एक विधानसभा का टिकट दिया और मैं विधानसभा में चुनाव जीतकर मैं विधायक भी बना। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र में मेरे पिताजी माननीय मुनीलाल जी लगातार सांसद रहे। इस क्षेत्र के कोई ऐसा घर नहीं है जहां उनकी पहुंच नहीं थी। तो मैं अभी मीटिंग कर रहा था और मीटिंग में लगभग 200 लोग थे और 200 लोग में बहुत लोगों ने जो अपनी बात की शुरुआत की तो माननीय मुनीलाल जी को याद किया। और जब मैं जिस क्षेत्रों में जाता हूँ, या नौहट्टा ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, मैं औधौरा पे गया हूँ, मैं इधर रामपुर, चांद, चैनपुर, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुनीलाल जी विराजमान है। निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर विशेष रूप से है। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है पिछले 10 सालों में, उन कारणों के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्षेत्र की जनता, मुझे समाज के कोई भी तबका, सभी मुझे बहुत प्यार से एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में मेरा स्वागत कर रहा है। जिस तरीके से आपने चैनपुर, नौहट्टा, अधौरा तमाम जगहों का नाम लिया है, आज उस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या जल है और मोदी जी का सपना है कि हर घर नल से पानी भिजवाना है। और अभी के परिवेश में अगर देखा जाए तो चुटिया, नौहट्टा जाइए, अधौरा चले जाइए, चैनपुर चले जाइए, तमाम जगहों पर सबसे बड़ा किल्लत है वो पानी का किल्लत है। 10 साल से भाजपा रही है, उसके बाद भी ये समस्या दूर नहीं हुआ है। देखिए, जहाँ तक पानी की समस्या है, निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र का नहीं, पूरी दुनिया का समस्या है। पानी जो समस्या है पूरी दुनिया की समस्या है। इस क्षेत्र का जो पिताजी आए 1972 में एक दुर्गावती जलाशय योजना का शिलान्यास हुआ था 1972 में। जो 96 में मेरे पिताजी पहली बार चुनाव जीते, तो ये बहुत प्रमुख मुद्दा था कि वहाँ करमचट परियोजना बने और खेतों में पानी जाए। माननीय मुनीलाल जी ने उस काम को पूरा करवाने का काम किया और पूरा करवा कर आज देखिएगा, शिलान्यास कोई किया हो, उद्घाटन किसी ने भी किया हो, लेकिन आज भी जनता माननीय मुनीलाल जी को में विश्वास करती है। निश्चित रूप से वो कालखंड जो था मेरे पिताजी का, बिहार में हमारी सरकार नहीं थी। जब पिताजी जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत सरकार के मंत्री भी रहे, तो यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, जो राजद की सरकार थी, तो वो हर काम में हर्डल्स डालती थी। उसके बावजूद ही पिताजी ने काफ़ी काम किए। निश्चित आने वाले समय में आपने सही कहा कि हमारे नौहट्टा में 2 दिन पहले ही गया था, और नौहट्टा हो चाहे क्षेत्र के किसी क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, खेतों में पानी की समस्या है, तो उसका निवारण होगा। जैसे नौहट्टा ऐसे क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो बगल में सोन नदी बह रही है, तो सोन नदी से अभी पानी आप ले नहीं सकते हैं, कुछ सरकार का ऐसा है, उसमें से बालू आप नहीं ले सकते हैं, सेंचुरी किया हुआ है। अच्छा, पहाड़ का पानी आकर सीधे नदियों में चला जा रहा है, सोन नदी में। तो निश्चित रूप से मेरा जो विज़न होगा, मैं आने वाले समय अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है और अपना सेवक चुनती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, जैसे वाटर शेड योजनाएं हैं, चाहे कदवन जलाशय की योजना मेरे पिताजी का सपना था कि जो पूरी जलाशय योजना कहते हैं, जो सोन नदी पर पहला अधिकार मेरा है। भारतीय इतिहास में पढ़िएगा, देश की आज़ादी के बाद
तो पहला जो अधिकार, पहला कोई बांध बना था तो हमारे इसी बिहार में बना था। लेकिन दुर्भाग्य से अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में, और उनके बिना परमिशन के लोगों ने ओबरा डैम बना दिया, वहाँ रेणुकूट डैम है, वहाँ आपको बाणसागर डैम बन गया, और बिना बिहार के कंसर्न के ओबरा डैम बना, जिसके कारण हमारे इंद्रपुरी बराज में पानी की काफ़ी कमी होती है, नहीं मिल पाता पानी। तो पिताजी ने ही इस बात को उठाया था कि ऊपर में एक कदवन जलाशय योजना जो नाम से जाना गया, इंद्रपुरी अगर डैम बनता है तो हमारे बिहार के लिए पर्याप्त पानी उसमें होगा, और इंद्रपुरी बराज को जब भी पानी की आवश्यकता होगी तो वहाँ कदवन से पानी छोड़कर दोनों तरफ मगध में भी और शाहाबाद में पानी हर खेत में पहुँचेगा। तो जो सपना था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि हर खेत को पानी मिले, वो सपना पूरा होगा। आप जिस नहर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी नहर के बारे में कहावत है कि जगजीवन राम जी का दिन है कि रोहतास जिला में पानी आया और धान की उपज हुई और धान का कटोरा रोहतास को लोग जानने लगे। चिनारी तक नहर गया भी है। देखिए, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का नहर है, उसको उस समय की सरकार ने विकसित किया, और मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी। उस नहर के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ की जनता जानती है, जनता जानती है हाँ, कि नहर के क्यों कन्वर्ट किया गया, किन कारणों से कन्वर्ट किया गया कि मेरे अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचा। जो जगजीवन लाइन जो कहलाता है, अगर ऊपर पहाड़ के नीचे से अगर लाइन जाता तो उधर का भी फ़ायदा होता और इधर के लोगों को फ़ायदा होता। हाँ, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये जो आपका लोकसभा क्षेत्र है सासाराम, चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जगजीवन राम खुद उप मुख्यमंत्री तक रहे, उनकी लड़की स्पीकर रहे, और जो जगजीवन राम थे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री रहे, उनकी लड़की स्पीकर रहे। छेदी पासवान जी मान लीजिए कि मंत्री नहीं बन पाए, आपके पिताजी मंत्री पद पर रहे, उसके बाद आपको जिम्मेदारी दी गई। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सासाराम लोकसभा क्षेत्र। देखिए, जहाँ तक मैं विकास की बात को, पहला तो है कि लोगों के विश्वास जीतना, लोगों को सम्मान देना, वो मेरे खून में है, मैं लोगों को सम्मान दूँगा। विकास की बात जहाँ तक है, मैं पार्टी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ और मैं विधायक का भी अनुभव लेकर आया हूँ, और मेरा परिवार एक IAS परिवार है, जो ब्यूरोक्रेटिक परिवार है। मेरे परिवार में सभी लोग ब्यूरोक्रेटिक परिवार के लोग हम लोग हैं। तो काम कैसे कराया जाता है मुझे अनुभव है, और मैं विधायक रहा तो अपने क्षेत्र में बहुत काम करवाया। उस अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से जो भी छोटी बड़ी जो विकास की योजना है उसको मैं धरातल पर लाने। एक बड़ी समस्या है, मैं अभी क्षेत्र भ्रमण में हूँ और हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रही है। रिपोर्टिंग के माध्यम से ये पता चल रहा है कि बाहरी और भीतरी का एक नारा ज़बरदस्त है। इसमें अगर छेदी पासवान जी आपके साथ नहीं आते हैं और कहीं छेदी पासवान जी दूसरे दल में चले जाते हैं, इससे आपको नुकसान होगा या नहीं? देखिए, भीतरी बाहरी मैं भारत का नागरिक हूँ। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के से वोटर थे, बनारस से लड़के। ये मेरा जन्म स्थल ही है, मेरा जन्म मोहनिया का है। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी बाल भारती पब्लिक स्कूल में है। मेरा जब जन्म हुआ था तो पूरा शाहाबाद एक था, हेडक्वार्टर उसका आरा हुआ करता था। तो भीतरी बाहर तो कल को छेदी पासवान भी कैमूर के लिए बाहरी हो गया। तो ये भीतरी बाहरी का नाम सब भारतीय हैं, और लोकसभा का जो भी प्रत्याशी होता है कहीं जाके चुनाव लड़ सकता है। उसके बावजूद मैं तो यहीं का जन्मा हूँ। मैं वोटर 96 से इसी सासाराम का वोटर हूँ। 96 से मैं हमेशा विधानसभा हो या पंचायती चुनाव हो या लोकसभा हो, मैं सासाराम में ही वोट डालता हूँ। मेरा घर भी है, मेरा व्यवसाय भी है। आप लोग अच्छा, मतलब यहीं के आप वोटर यहीं के हैं, रहते वहाँ पे, लेकिन वोट डालने के लिए यहाँ पे? नहीं, मैं रहता भी यहाँ हूँ, मेरा व्यवसाय भी यहाँ पे है सासाराम में। हाँ, लेकिन पार्टी के कामों से मैं बाहर रहता हूँ। जैसा कि लोगों का जो मानना है कि शिवेश राम जी बाहर के हैं, तो शिवेश राम जी से ऐसा पता चलता है कि शिवेश राम जी का व्यवसाय भी सासाराम में है, और ये वोट डालने भी मतलब वार्ड का चुनाव हो या लोकसभा। जैसा कि क्षेत्रों में जैसे ही मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रहा हूँ तो लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि छेदी पासवान तो सासाराम के थे, लेकिन शिवेश राम जी बाहर से आए हैं, तो बाहर के लोगों को हम लोग क्यों पसंद करें। तो अभी जो जानकारी मिला शिवेश राम जी से, पता चल रहा है कि सासाराम में वार्ड का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, वोट डालने के लिए सासाराम में आते हैं, और उनका व्यवसाय भी सासाराम में है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी आपके माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि लोगों में ऐसा अफवाह है कि आप यहाँ के कुछ है ही नहीं, बाहर से ला के थोप दिया गया है। ये थोपा थोपी तो चलता रहेगा। ये जो लोकसभा क्षेत्र है आपका, इसमें 2 चिनारी और मोहनिया सुरक्षित विधानसभा है, और अगर हम लोग देखें जाति वाइज
तो दलित और महादलित को मिला दिया जाए तो 30+ हो जाता है। इससे आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ मायावती भी कहीं ना कहीं इस पर अटैक करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जो नया पार्टी बनकर आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं से आपको हानि पहुंचाने के लिए कगार पे है, तो सुरक्षित सीट है तो कांग्रेस भी सुरक्षित लोगों को ही देगी। तो इसमें आपको कहाँ से बेनिफिट नज़र आ रहा है? क्योंकि छेदी पासवान जी को इस बार टिकट नहीं मिला, हो सकता है अंदर अंदर नाराज चल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है और बिहार की भी सरकार चल रही है, वो सीधे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम करती है। आज विकास के कोई कार्य हैं वो अनुसूचित जाति में, गैस की बात कर लें या आयुष्मान भारत कार्ड की बात कर लें या कोई भी विकास के कार्य, अनाज की बात कर लें, जो हम गरीबी रेखा से नीचे जो अनाज दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो गरीबों के लिए नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो इस दो क्षेत्र के काम जो बोल रहे हैं कि 30% ज़्यादा आबादी है, यहाँ के जो दलित समाज, अनुसूचित जाति के समाज सीधे 1-to-1 डायरेक्ट मेरे पिताजी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, दूसरी बात आप कर रहे हैं राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन में जो हमारी विधायिका जो है, जो संगीता जी हैं, जो मोहनिया के विधायक हैं, अभी चिनारी के मुरारी गौतम, वो आज एनडीए में आ चुके हैं लोग। तो मुझे तो कहीं लग नहीं रहा है कि हमको कोई दिक्कत है। जो निश्चित रूप से मेरा वोट अपना बेस वोट है, उसके अलावा संगीता जी और मुरारी गौतम हमारे एनडीए में शामिल एक तरह से हो चुके हैं। बेस पे आप वोट न मांगने जाइएगा, राम मंदिर बेस होगा कि 5 किलो जो अनाज देते हैं वो बेस होगा, कि मणिपुर में हिंसा हो रहा है अभी तक रुक नहीं पाया, उसको किस तरीके से समझाएंगे, या इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे लगातार विपक्षी पार्टी घेर रही है, किस पे आप कैसे समझाएंगे? देखिए सीधी सी बात है, मोदी की गारंटी पे वोट मांगेंगे हम। माननीय मुनीलाल जी के स्वतः लोग उनको आज याद कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आज भी मिल रहा है। और जो हमारा जो एनडीए का सरकार बिहार में चल रहा है, उसके जो विकास कार्य हैं उन पर निश्चित रूप से, भाई राम जी तो सबके प्रिय हैं, तो राम जी तो 500 सालों तक वो बाहर थे, तो हम तो वोट मांगने क्या, सभी जनता यहाँ जय श्री राम कर रही है। मैं तो देखा कि चैनपुर क्षेत्र में हमारे मुसलमान भाई भी जय श्री राम बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट मान लीजिए कि जो मुस्लिम समाज है किसी विवादित जगह पर वो अपना नमाज अदा नहीं करते हैं, तो वो तो विवादित बहुत सालों से था। तो वो जो अच्छा, वो हमने कोई लाठी के और बंदूक के बल पर तो नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया है, तो वो तो भाई हमारे आदरणीय हैं, आदर्श हैं, भारत का आदर्श है। एक एक जनता उनको मानती है श्री राम जी को। और जहाँ तक बात है अपने कामों के बल पे हम जाएंगे, जो काम हुआ है, चाहे एनडीए में बिहार का काम ले लें या भारत सरकार का काम, उन कामों के बल पे हम जाएंगे। अच्छा, कुशवाहा वोटरों को कैसे साधेंगे? जब भाजपा ने किसी कुशवाहा कैंडिडेट को फील्ड में नहीं उतारा है, वहीं पे राजद इस पर फोकस की है कि कैसे भी करके कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ लगाना है, चाहे वो काराकाट हो, औरंगाबाद हो या अन्य क्षेत्र की सीटें। देखिए ऐसा है कि और वहीं पर सम्राट चौधरी जी खुद कुशवाहा हैं और उनका एक तरफ से दावा है कि कुशवाहा समाज मेरे साथ है। इसमें थोड़ा सा असमंजस पैदा हो जाता है। कोई असमंजस से मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ और ये काफ़ी बुद्धिजीवी समाज है जो कुशवाहा समाज में रहा है, वो बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है और वो आज एनडीए की तरफ है। हमारे सम्राट जी जो हमने जो सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट जी को एक डिप्टी सीएम बनाया है, हमारे पार्टी जो सबसे शीर्ष होता है, हमारे नयन अध्यक्षीय प्रणाली है और अध्यक्ष शीर्ष होता है, तो सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से टिकट देने से नहीं होता है, ये सिर्फ गुमराह करने। आज तक क्यों नहीं किया लालू जी ने, क्यों इनको अपमानित करने का, कुशवाहा समाज को तो उन्होंने अपमानित करने का काम किया। अब कुछ उन सवालों पे हम लोग आ जाते हैं। सरकार को घेरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो खुला है, इस पर कोई खोलने वाली बात है। हमारे अमित शाह जी उस पर विस्तार से बोल चुके हैं, सभी लोग जो हमारे प्रवक्ता हैं बहुत विस्तार से बोल चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो कोई भाजपा को थोड़ी मिला है, कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस सबको मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिला है। हाँ वो तो सब। अच्छा, ये जो छेदी पासवान जी के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। छेदी पासवान जी से आपका बहुत बढ़िया लगाव है? बिल्कुल है। और क्या लग रहा है कि आपके लिए वोट मांगेंगे क्या? क्यों नहीं मांगेंगे, मेरे पार्टी में अभी तक मेरे पार्टी में है और मेरे व्यवहार काफ़ी अच्छे रहे, उनसे मधुर संबंध रहे। मेरे साथ वो विधायक भी रहे, विधानसभा में हम लोग आपस में बैठते थे, बातें करते थे, प्रणाम करते थे। और मैं तो किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, तो क्यों नहीं करेंगे। वो बुजुर्ग आदमी है, गार्जियन है हमारे,
बिल्कुल मांगेंगे वोट मेरे लिए, आपके लिए वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। जो आपका क्षेत्र है लगभग पहाड़ी एरिया है, और इस पहाड़ी एरिया का समस्या जो पानी का था आपने उसको भी सॉल्व कर दिया, लेकिन उन लोगों तो कैसे पहुंच पाएंगे अगर आप जीतते हैं? जीतने के बाद जैसे छेदी पासवान का एक प्लस पॉइंट ये था कि अपने आवास पे मिल जाते थे। लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि मेरी पूरी टीम आप ही के क्षेत्र में काम कर रही है, तो कि ये जीतेंगे तो भाग लेंगे। नहीं, मेरा घर यहीं पे है। हाँ, मेरा घर है, मेरा व्यवसाय है, हम कहाँ जाएंगे? यहीं पे जब एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैंने अभी ऊपर अपने मीटिंग में इस बात को रखा कि माननीय मुनीलाल जी भारत सरकार के मंत्री थे और पूरे देश के मंत्री थे, लेकिन बिहार के लोगों का ये शिकायत रहता था कि बिहार के मंत्री नहीं, ये सासाराम के मंत्री हैं। सासाराम तो वही खून मेरे से अंदर है। अच्छा। तो मैं छोड़ के कहाँ जाऊँगा? मेरा तो यहाँ से मेरा जो अंतिम यात्रा इसी क्षेत्र से निकलने वाली है। क्योंकि आपके पिताजी के बारे में ये भी एक कहानी है कि वो जब गांव में आते थे तो लगता ही नहीं था कि वो मंत्री हैं जी। और लोगों के साथ व्यवहार ऐसा रहता था कि जैसे घर का कोई लड़का आ गया है, लोग मिलने भी आते थे, चाहे छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, सभी लोग। बिल्कुल। तो क्या उसमें शिवेश राम जी में भी ऐसा छवि जो मुनी लाल जी में था देखा जा सकता है? बिल्कुल। मैं उन्हीं का खून हूँ, उन्हीं का वंशज हूँ। मैं उनके जो विचार थे उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अगर हम लोग देखा जाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है चुनाव से पहले, संजय सिंह को छोड़ दिया जाता है चुनाव से पहले, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, तमाम लोग जेल में जा रहे हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र है उसको भाजपा अपने अंडर में रखे, जो बोले वही कर रहे। इस पे आपका क्या मतलब विचार है? अन्ना हजारे जी का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। जो उनके गुरु थे, उनके नाम पर उन्होंने आंदोलन किया, उनके नाम पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का काम किया। उनका स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया में देख लीजिए। वो उन्होंने कहा कि ठीक हुआ, जो भी हुआ वो ठीक हुआ। अन्ना हजारे ऐसे आदमी ने कहने का काम किया कि आप गलत कीजिएगा तो जेल जाइएगा। और जब इतने स्वच्छ छवि के थे तो 8-8, 9-9 सम्मन के बाद क्यों नहीं जा रहे? उनको जाना चाहिए था। जब आप महात्मा गांधी तो जेल स्वतः जाते थे। सासाराम का समस्या है गंदगी, पानी निकलने का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। बरसात में पानी हर घर पहुँच जाता है, जैसे नल से जल पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन बरसात का नाली का पानी घर घर पहुँच जाता है। वैसे तमाम क्षेत्र में दिक्कत चल रही है, लेकिन अभी तक आपके सिटिंग सांसद इस पर जोर ना दिया और इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो लोग क्यों उम्मीद कर लें कि आप इस काम को करेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं जब भगवान का आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कुछ पद पाता हूँ, अभी आचार संहिता में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो मैं पूरे टीम को लेकर साथ चलूँगा। जो हमारे जो नगर के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठूँगा। अपने स्थानीय, चाहे किसी दल के विधायक हो, किसी दल के समर्थक, हमारे जो जिला के जो नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, मैं सबके साथ बैठकर उस काम को निवारण करूँगा। उनके मैंने एक निश्चित रूप से एक वर्कशॉप करूँगा, लोगों से बातें करूँगा और बात करके इस काम को, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेरा काम नहीं है, सबका काम है। तो मैं पहल करूँगा कि आइए भाई सब लोग मिल बैठकर इस काम को किया जाए। और निश्चित रूप से इसको बिहार सरकार के स्तर पे, क्योंकि केंद्र सरकार का तो मामला नहीं है, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बात करके निश्चित इस काम को निभाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपको टिकट मिला है और आप जीत की ओर अक्सर हो रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे जीत मिल जाएगा। लोगों की सबसे बड़ी समस्या और आम जनमानस की एक ही समस्या है और उन्हें सोने नहीं दे रही, क्या कि मैं नेता को तो वोट देता हूँ, लेकिन नेता बिना सोचे समझे किसी भी पार्टी में पलटी मार जाते हैं। और उस समय जनता को देखते ही नहीं है कि पलटी मारना है तो क्यों मारना है। क्योंकि जैसे आपने मुरारी प्रसाद गौतम का नाम लिया, उनके क्षेत्र में जाइए तो उस क्षेत्र की जनता को मानना है कि हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, लेकिन बिना पूछे वो भाजपा में चले गए। तो इस पे फिर आपका क्या रहेगा? ये बहुत बड़ा पूरे देश का मुद्दा बना है, पलटी मारने वाला। पलटी मार, तो मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं एक स्वयं सेवक हूँ, 1986 से विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ और जब से इस पार्टी में जन्मा हूँ, मैंने ये संकल्प है कि मेरा आखिरी यात्रा इस पार्टी के झंडे के तले जाएगा। और मैंने कई एक उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में, मुझे टिकट मिला भी, नहीं भी मिला, मैं चुनाव लड़ा भी, चुनाव हारा भी, तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी मिले कि आप मेरे पार्टी में आइए, आपको मंत्री बना देंगे, लेकिन मैं कभी भी डिगा नहीं हूँ। और मैं पार्टी के सबसे शीर्ष पदों में से हूँ। अध्यक्ष पद पार्टी का महामंत्री ही शीर्ष पद होता है, तो
तो मैं तो पार्टी चलाने वाले कैटेगरी में हूँ, मैं पार्टी छोड़ के क्यों जाऊँगा। हाँ, तो मैं तो उस पद पे हूँ जो पार्टी को हम लोग मिलजुल कर सब चलाते हैं पार्टी को, तो पार्टी छोड़ने की कोई बात ही नहीं। अच्छा, छेदी जी को लेकर एक गांव देहातों में नारा चला था कि छेदी तो मजबूरी है, मोदी जरूरी है। क्या लग रहा है कि ये नारा आप पे भी दिया जा सकता है या नहीं? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, आर्यन जी बात समझने वाली बात है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, एक फ्रेश कैंडिडेट है और जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। मैं दूसरी बार लड़ूंगा तो उस समय देखा जाएगा क्या मेरा व्यवहार है क्या नहीं है। तो अभी तो मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ये नारा मेरे ऊपर नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला है। और ये भी उन पे आरोप लग जाता था कि उनके तरफ से भी एक कहावत आता था कि आप लोग वोट हमें थोड़ी देते हैं, वो तो मोदी जी को देते हैं। तो इस पे आपका क्या है कि लोग वोट आपको नहीं देते, मोदी जी को देते हैं, इस भ्रम को कैसे तोड़िएगा? मजबूरी और वोट मोदी जी को देते हैं, आप मुझे नहीं। मैंने बताया ना कि मैं पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम अपने बूथों पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे बूथ पे हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे बूथ की कमेटी है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारा शक्ति केंद्र जिसको पंचायत कहते हैं वो है, हमारा मंडल अध्यक्ष है। तो हम लोग तो संगठन के लोग हैं, तो संगठन के लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से एक एक वोट मिलकर नरेंद्र मोदी जी को तो संगठन ही बनाता ना है। तो संगठन ही तो बनाता है नरेंद्र मोदी जी को। मुझे भी जीतना है चुनाव तो संगठन के बल पर नहीं जीतेंगे, अपने बल पर थोड़ी जीतेंगे, संगठन के बल पर। बिल्कुल, अगर बूथ पे मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। चलिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, बहुत सारा लोक लुभावनी आपकी पार्टी देती है, वो भी दे रही है, और इसमें एक अपना मैनिफेस्टो आप क्या तैयार किएंगे? अगर आप जीतते हैं लोकसभा सासाराम से, वो तो सरकार को छोड़ दीजिए, उसका मैनिफेस्टो जारी करना ही काम है। आपका क्या विजन है? अगर आप आएंगे तो क्या लेकर नया, ऐसा क्या सासाराम को देंगे? आर्यन जी, पहला नंबर की कांग्रेस की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ, देश 1947 में आज़ाद हुआ और देश की जनता ने कांग्रेस को नहीं बनाया था, अंग्रेजों ने नेहरू को प्रधानमंत्री। अब जानना चाहिए, इतिहास जानकार लोग हैं तो आप व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, आप गूगल चेक कर सकते हैं कि देश की जनता ने नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। वहाँ अंग्रेजों ने, जो विक्टोरिया ने उनको मनोनीत किया था देश के, लेकिन 1952 में चुनाव हुआ था। हाँ, फिर तो उन्होंने धोखा दिया ना। फिर हाँ, बिल्कुल मैं वही बात बोल रहा हूँ। गांधी जी ने तो कहा था कि इस पार्टी को भंग कर दीजिए, लेकिन नेहरू जी ने कहाँ मांगा। लेकिन आज तक उन्होंने क्या किया? उनको तो सबसे ज़्यादा मौका है, उनको तो आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है कि आरोप लगाएं भारतीय जनता पार्टी पर। और मेरा जो मैनिफेस्टो होता है, और नरेंद्र मोदी करके दिखाते हैं, जो भी मैनिफेस्टो जो हमारे जेपी नड्डा जी लाएंगे पार्टी का मैनिफेस्टो, उस पर देश के प्रधानमंत्री उस पर काम करते हैं। लेकिन आपकी सरकार सरकारी नौकरियों पर बहुत कम काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार की बात करें तो जो भी तेजस्वी यादव अपना दम भर रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, तो उनकी प्लानिंग नहीं थी, वो प्लानिंग हमारी थी, एनडीए की प्लानिंग थी। जब 2000 में हमारी सरकार बनी तो हमने प्लानिंग किया था कि शिक्षकों को नौकरी देने का, और उस पर साइन किसका आप देख लीजिए, क्या उसका शिक्षा मंत्री का, कोई लालू जी का, कोई शिक्षा मंत्री का कोई साइन है? तो वो एनडीए का था। और जब से सम्राट जी बने हैं लगभग 70,000 से ऊपर, कुछ मुझे ठीक से डाटा याद नहीं है, लेकिन उसका जो पेपर लीक हो चुका है वो तो देखिए युवाओं में बहुत आक्रोश है बीजेपी को लेकर कि सरकारी नौकरी नहीं निकालती है, पेपर जो होता है लीक हो जाता है, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है। देखिए, ये गलत आरोप है। नौजवानी के बदौलत तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं नौजवान। अच्छा, आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आपका एक विजन होगा कि मैं किस तरीके से सासाराम को आगे बढ़ाऊंगा? देखिए, मेरा 6 विधानसभा है और क्षेत्र आपका ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र भी है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। पूरा अगर शहरी होता तो समझ में आता। अब ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहीं कहीं पानी नसीब नहीं होता है, तो कहीं इतना पानी और धान उत्पन्न होता है कि मतलब कहाँ नहीं जा सकता। एक तरफ धान का कटोरा है तो दूसरी तरफ पतझड़ है। बिल्कुल। मैं देखिए, मैं राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो दिल्ली से जारी होगा, हमारे जो जेपी नड्डा जी वो मैनिफेस्टो जारी करेंगे। जहाँ तक स्थानीय मुद्दे हैं मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ निश्चित रूप से, और चुनाव अगर भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद चुनाव जीतता हूँ तो उन चीज़ों पर मैं अभी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और एक एक चीज़ को मैं बारीकी से देख रहा हूँ। तो उन चीज़ों को मैं चुनाव के बाद मैं पूरा करने के। अच्छा, जनता से अगर आपको अपील करना होगा तो क्या अपील करेंगे?
मैं तो यही अपील करना चाहता हूं अपने इस क्षेत्र की जनता से कि इस बार फिर से मोदी जी को हम वोट देकर फिर से विजय बनाएं और उसी मोदी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आप लोग के एक सेवक के रूप में आपके बीच में है और मुझे एक बार मौका दीजिए। निश्चित रूप से जो माननीय मुनीलाल जी का जो सपना था उन सपनों को पूरा करूंगा। हमारे जो जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, जो देश के काम हैं, जो पार्टी के हमारे काम है, जो सरकार के काम है, हर एक जनता के बीच में पहुंचाने का काम करूंगा। जो बिहार में हमारे सम्राट चौधरी जी जो काम कर रहे हैं, विकास के काम है, उन कामों को नीचे पहुंचाने का काम करूंगा। इतना ही मैं अपील सभी जनता से करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सासाराम का इतिहास ये रहा कि यहाँ पे सबसे पहले जगजीवन राम जी मैदानी जंग में उतरे, उनको जीत मिला, लगातार 4 बार संसद भवन पहुँचे। उसके बाद मुनीलाल जी आते हैं, फिर मीरा कुमार, छेदी पासवान जी और नया चेहरा देखा जाए तो शिवेश राम जी से मैं बात किया और हर एक आपका मुद्दा जो था, जो मुझे क्षेत्रों में सुनने को मिला, मैं इनके सामने सीधा और सपाट रख दिया और इनका ये जवाब भी दिए। जो चुटिया नौहट्टा और पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनको पानी की समस्या, ये भी समस्या मैं इनके साथ रखा और उस पर जोर देने का भी बात ये अपने तरफ से बोले। अगर ये जीतते हैं तो इनकी ये जो वादा किए हैं कहाँ तक पूरा कर पाते हैं ये देखना होगा। बिहार 24 न्यूज आपके घर और आपके द्वार आकर हर एक अनसुनी कहानियों के साथ रूबरू होगी और आपका बात सीधा आपके सांसद जो भविष्य में होने वाले उनसे उन बातों को इनके सामने रखा जाएगा और इनसे जवाब लिया जाएगा। आप लोग बिहार 24 न्यूज के माध्यम से शिवेश राम जी को सुन रहे थे और शिवेश राम जी ने बिहार 24 न्यूज को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए शिवेश राम जी को बहुत बहुत आभार। प्रणाम।